वेरी गुड इवनिंग प्रतीक्षा। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। मैंने स्पेशली सोच के आज ये क्लास रखी थी इतने बजे, क्योंकि वैसे तो सीडीपी वालों की होती थी, बट मैंने सोचा कि चलो 4 बजे उस दिन बोल रहे थे कि मतलब 5 बजे ही ले सकते हैं क्लास, तो आ नहीं सकते। तो मैंने सोचा चलो इसका थोड़ा टाइम चेंज कर देती हूँ। अभी तो सीडीपी वालों को बताया ही नहीं है कि टाइम चेंज किया है, बट फिर भी अगर आ नहीं रहे हैं तो दिक्कत ही है। तो टाइमली अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 8:30 होगी क्लास बना। चलो, हमने कितना कर लिया था उस दिन? मैम प्लुत स्वर तक कर लिया था। ओके, ये सब चीजें हमने देख ली थी, है ना। यस मैम। ह्रस्व स्वर देख लिया था, दीर्घ स्वर देख लिया था, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो यस मैम। हमने जो है गुड उच्चारण, इवनिंग। हाँ उच्चारण के आधार पर देखा था ना। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर देखा था ना विभाजन। अब मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा भी लिखा देती हूँ जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसे भी आ जाता है, कंठ से कौन सा है, तालवे से कौन सा है। तो इस टाइप में भी कई बार जो है आ जाता। तो अगर ऐसा आ जाए तो वो नोट कर लो आप साइड में, यहीं पे मैं आपको इसको नोट करवा देती हूँ। तो लिखिए अ, आ। इसकी जो साउंड आते ही आते कंठ से, कंठ इसे आप बोल सकते हैं। ई, ई। इसकी जो साउंड आएगी तालवे, तालवे। देन उ, उ। इसकी जो साउंड आएगी ओष्ठ, किससे आएगी? ओष्ठ से। देन ए, आई। ए, आई की जो साउंड आती है वो आती है कंठ से भी आती है और तालवे से भी आती है। कंठ तालवे इसको हम बोल देते हैं। देन ओ, औ। इसकी जो साउंड आएगी कंठोष्ठ, मतलब कंठ और ओष्ठ से। तो क्या हो गया? कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ से कंठोष्ठ। तो यहाँ पे जो है, जो री है, री की आती है। और री को हम कहते हैं कहां से आ रही है साउंड? मूर्धा से। तो ये भी थोड़ी सी जो है आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि कौन सी साउंड जो है वो कहां से आ रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे मुख विवर के आधार पे। हमने जो है फर्स्ट हमने कर लिया है उच्चारण वाला। अब हम देखेंगे, अच्छा जीवा है यहाँ पे ना, चलो कोई बात नहीं, मुख विवर वाला देख लेते हैं, मुख वाला। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं मुख वाला। तो यहाँ पे जीव लिख रखा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुख वाला चलते हैं। मुझे तो लग रहा है मुझे अलग से ही पीडीएफ लगानी पड़ेगी। चलो, मैं अलग से जो है पीडीएफ ओपन करती हूँ, एक एक सेकंड रुको। ठीक है, क्योंकि मुझे ना एक्स्ट्रा लिखवाना होता है, मेरे इन पीडीएफों से काम होता नहीं है। ये पीडीएफ है बस, लिमिटेड होती है लिखी हुई, तभी तो पीडीएफ पे थोड़ा मुझे यकीन नहीं होता है, और मेरे नोट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। वेट करो, मैं साथ में पीडीएफ ओपन कर लेती हूँ। विजिबल है ब्लैक पीडीएफ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, लिखिए सेकंड, मुख विवर के आधार पे। मुख विवर, विवर क्या होता है? द्वार। ठीक है, विवर क्या है? विवर का मतलब है द्वार। मुख विवर के आधार पर, यानी कि जब आप मुंह से बोलते हैं तो किस तरह की साउंड्स आती हैं, कहाँ से आती हैं, क्या बोलते हैं उनको। तो हमने पीडीएफ के अंदर देखा, आपने इस पीडीएफ में देखा कितने टाइप की होती है मुख विवर। ये देखो, हमने कहा एक सबृत होता है, विवृत होता है। ठीक है, विवृत में इस तरह से आएगा, अर्ध सबृत होता है, अर्ध विवृत होता है। तो हमने कहा ये टाइप रहते हैं हमारे पास। तो इसको जो है हम समझते हैं। देखो, विवृत का मतलब क्या होता है? विवृत का मतलब है, इंग्लिश में से कहते हैं ओपन। ठीक है, और सब अर्धविरवित, पहले अर्धविरवित समझ लेते हैं, विरवित और अर्धविरवित। अर्धविरवित, अर्धविरवित मतलब होता है हाफ ओपन, हाफ ओपन। देन
फिर होता है अर्धसवृत। अर्ध सवृत, मैं अस्तर समझाने के तरीके से लिखवा रही हूँ, ऐसा मत सोचना आगे पीछे लिखा, ठीक है। तो अर्धसवृत होता है हाफ क्लोज, क्लोज, ठीक है। और सवृत जो है, सवृत का मतलब होता है क्लोज, क्लोज। तो साथ में इंग्लिश में ये अगर थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको और आसानी होगी समझने में। अब देखो हमारे पास स्वर है अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी सुनाऊंगी, स्टोरी से आपको याद रखना होगा, ठीक है। जो आई है और औ है, औ है, ठीक है। आई और औ जो है ये सबसे बड़े हैं फैमिली में, और ए और ओ जो है ये सेकंड नंबर पे है एक फैमिली के। ये मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है। और सबसे छोटा जो है इस फैमिली में वो क्या है, अ है। क्या है, अ है। तो यहाँ पे अ जो है उसके लिए हम देखेंगे कहानी है, लेकिन इससे पहले ओपन वाला देख लेते हैं, बिरवित। अब देखो बिरवित मतलब ओपन, जब आप मुख से किसी जो है स्वर को बोलोगे तो आपका पूरा मुंह क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा स्वर है इनमें से जिसको जब आप बोलते हैं तो पूरा मुंह आपका ओपन हो जाता है, बताइए मुझे। मैम आ। यस राइट, कौन सा है, आ। जब भी आप आ बोलते हैं तो क्या होता है, पूरा मुंह ओपन होता है, ठीक है। तो आ हो गया आपका ब्रविथ, यानी कि ओपन होना। अब देखो एक फैमिली है, अ है। अ को जब बोलेंगे वो हाफ ओपन है, क्योंकि आ फुल ओपन था, अ है। अब अ जो है वो जाना, मान लीजिए उसका पेपर था, उसकी सिलेक्शन होगी और अब वो जाना चाहता है सिटी में। तो उसके जो घर के बड़े सदस्य हैं वो कहते कि नहीं बेटा हम तुम्हें नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। हम तुम्हें जो है ऐसा नहीं भेज सकते हैं अकेले, क्योंकि अकेले नहीं भेजते ना बच्चों को। तो वो कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, घर के बड़े कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलते हैं, तो इसके साथ चले जाते हैं आई और औ, ठीक है। याद रहेगा, कहानी से याद रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हाफ ओपन है, जब आप इन्हें बोलते हैं तो आपका माउथ हाफ ओपन होता है। बट अगर कहानी से याद रखोगे तो वैसे ही याद रहेगा। फिर है हाफ क्लोज। अब घर में कौन बच गए, जो सेकंड नंबर पे थे, कौन बच गए, ए और ओ, ठीक है। ये जो है ये बच गए घर पे। इसके अलावा जो भी बचे छोटे मोटे जितने भी बच्चे थे वो सब कौन कौन से थे, ई, ई, उ, उ, ठीक है। री को हम काउंट नहीं करते हैं इसमें। तो ये जो एक कहानी है, एक स्टोरी जो मैंने सुनाई, अगर आप इस स्टोरी से याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएंगे, आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। तो ई, ऊ को जब बोलते हैं तो लगभग हमारा माउथ क्लोज ही होता है, लेकिन आ को जब बोलते हैं तो पूरा मुंह हमारा ओपन होता है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था आपका मुख विवर के आधार पे। दूसरा कौन सा है अब है जिह्वा के आधार पे, ठीक है। जिह्वा वाला देख लेते हैं। तो जिह्वा की अगर हम बात करें तो जिह्वा के आधार पे जो है नंबर 3, जिह्वा के आधार पर। जीवा के आधार पे कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होंगे ये, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जीव की आकृति बना लेते हैं, कुछ इसी तरह की हमारी जीव होती है, ठीक है। सबकी जीव इसी तरह की आकृति की होती है। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जीव को। एक आपका आता है ये वाला जो भाग है जीव का, ये होता है अग्र। आप जीभ निकाल के देखेंगे बाहर मुंह से तो इसी तरह की होगी आकृति, ठीक है। ये जीभ का मध्य भाग होगा, और ये जीभ का जो गले के पास होता है ना उसको कहते हैं पश्चज भाग। तो हमारे यहाँ पे स्वर कौन कौन से, अ आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ये है।
तो जब भी हम इन्हें देखें तो हम इस इमेज के थ्रू अगर इसे बनाएंगे तो याद रहेगा, इसलिए मैंने इमेज बनाई है। जो अ है आपका, जब इसको बोलते हैं तो इसकी साउंड जो आती है जीभ से वो आती है मध्य भाग से, अ की। आ की आती है पश्चिम भाग से, अ आ। फिर ई, ई, ई की जो है वो आती है अग्र भाग से, उ, ऊ पश्चिम भाग से, ए आई जो है वो अग्र भाग से, और ओ, औ तो ये पश्चिम भाग से। तो इस तरह से जो है इनकी साउंड्स आती है जीभ के आधार पे। क्लियर है ये भी? यस मैम। ये हो गया जीव के आधार पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ओष्ठ वाला। ठीक है, ओष्ठ के आधार पे। चलिए, नंबर 4 है ओष्ठ की स्थिति के आधार पे। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पे अगर हम बात करें, ओष्ठ का मतलब है ओंठों की, आपकी लिप्स की। जब आप किसी चीज को प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं तो आपके लिप्स की जो क्या कहते हैं आकृति बनती है, ठीक है, वो किस तरह की रहेगी। तो दो तरह की बता रखी है, अगर आप देखेंगे पीडीएफ में कौन कौन सी। एक है वृत्तमुखी और दूसरी है अवृत, अवृतमुखी। तो देखो, अगर वृत्तमुखी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वृत्तमुखी का मतलब है वृत्त बनना। वृत्त कैसा होता है, सर्कल कैसा होता है, गोल। ठीक है, सर्कल कैसा होता है, कुछ जब हम शब्दों को बोलते हैं तो हमारे लिप्स की जो आकृति बनती है वो इस तरह की गोल बन जाती है। और कुछ जब हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स की जो आकृति रहती है, शेप रहती है, वो इसी तरह की रहती है। तो जो गोल, जब अब कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखी है, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, देखो अ है, आ है। आप जब बोल के देखो, क्या अ के लिए गोल बन रहा है, बोलिए। अ के लिए गोल बन रहे हैं आपसे, आपके लिप्स बोलिए और बोल के देखिए, बन रहे हैं या नहीं? नो मैम। नहीं, तो नो मतलब मैम। क्या हुआ, अवृत हुआ। ठीक है, आ, आ के लिए भी नहीं बन रहे हैं। ई, नहीं। ई के लिए नहीं बन रहे हैं। ई नहीं बन रहे हैं ना, ऐसे रह रहे हैं। ऊ के लिए है। ऊ के लिए बन रहे हैं तो ऊ इसमें आ जाएगा, ऊ। ऊ। ब- बड़ा ऊ। री, री के लिए नहीं बन रहे हैं तो री नो। यहाँ आ गया। ए ओ। आई के लिए भी नहीं बन रहे हैं, ए आई तो इसके लिए भी नहीं बन रहे हैं। फिर ओ, ओ। औ औ। इसके लिए आपकी आकृति गोल बन रही है। तो यही थे आपके ओंठों की स्थिति के आधार पे। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, लिख लिया ना, नोट कर लिया? यस मैम। चलिए अब चलते हैं पीडीएफ पे दोबारा, है ना, देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिख रखा है यहाँ पे। तो देखो, जीव के आधार पे था यहाँ पे बोला हुआ, उच्चारण विभाग अग्र स्वर की परिभाषा। देखो, परिभाषा समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूरी इसको पढ़ेंगे और फिर वही लिखा हुआ है स्वर के उच्चारण में जीव का अगला भाग ऊपर नीचे उठता, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने एक इमेज से समझा दिया है, अग्र भाग है, मध्य है और पश्चिम है। ये सही है ना, इजी वे में। तो देखो, यहाँ पे यस वही मैम। लिखे हैं, देखो मध्य भाग में कौन सा आता, अ आता है, तो मैंने वही बताया आपको। फिर आ यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ गया, ई। फिर आपका उ, ऊ। ठीक है, फिर था आपका ए आई, तो वो यहाँ पे आ गया था, और ओ, आओ। ठीक है, तो ये जो इतनी बड़ी रामायण लिखी थी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आसान शब्दों में समझाया बस वो याद रखना। देखो वही चीजें हैं, वही वाली है, सवृत, अर्धविवृत और बिरवित। यहाँ पे तीन तरह का बता रखा है। तीन तरह का कैसे हो गया भाई, सवृत, अर्धविवृत और बिरवित। आप जो है, जो मैंने बताया वो याद रखें, ठीक है, इसको इस पे ज्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान ना दे, पीडीएफ पे आपने जो मैंने बताया उस पे ध्यान देना है। ओंठों की गोलाकार स्थिति को वृत्ताकार कहते हैं। तो जिन्हें उच्चारण करने में गोल
वृत्ताकार वो समझा दिया मैंने, अवृत्ताकार भी आपको समझा दिया है। ठीक है। तो ये जो ऊपर था ना, विरवित, अर्धविरवित, संवृत, ये मैं आपको पहले, अच्छा चार वो वाले बताए थे ना, चलो ये वो बता चुकी हूँ, ओपन वाला है ना। ये मुख विवर के आधार पे था, तो यहाँ लिखा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे, मैंने सोचा पता नहीं। देखो यहाँ लिख देती हूँ, मुख विवर के आधार पे। तो चार तरह के थे, वो मैं ऊपर समझा चुकी हूँ। सवृत का मतलब क्या होता है, क्लोज, ये कहानी के थ्रू समझाया ना, वही चीजें हैं ये। अर्ध सवृत का मतलब है हाफ क्लोज। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं, पढ़ने की जरूरत तो नहीं पीडीएफ को। नो मैम। हाँ, नो मैम। इसीलिए मैंने पढ़ी भी नहीं पहले। विरवित मतलब ओपन, और हाफ ओपन। तो इसीलिए पीडीएफ से ज्यादा मुझे खुद करवाने पे यकीन होता है। चलिए, तो इससे पहले यहाँ पे पीडीएफ में बहुत ही कम चीजें हैं, तो मैं कुछ और चीजें आपको इसमें करवाना चाहती हूँ ऐड। तो वो आप जो है दोबारा से पीडीएफ पे आओ। ठीक है। पीडीएफ से जो है कुछ चीजें जो मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, जो पता होनी चाहिए और आपको, वो देख लेते हैं। चलिए, घोषत्व के आधार पे नंबर 5 आप लिखें, कितना था, चार था, फिफ्थ लिखिए। घोषत्व के आधार पे, कई बार आ जाता है पेपर में, घोषत्व के आधार पर। तो इसके लिए आप लिखेंगे सभी स्वर जो है, जितने भी स्वर होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं, याद रखना है। ठीक है। सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। देन 6, प्राणत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पर। तो सभी स्वर क्या होते हैं, अलप प्राण महाप्राण, पढ़ा है ये भी, अलप प्राण महाप्राण भी। अभी जो है घोष वगैरह जो अलप प्राण महाप्राण जब करेंगे ना, तो व्यंजन करवाऊंगी, तब और अच्छे से समझाऊंगी इनको। लेकिन अभी प्राणत्व के आधार पे जो है सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर अलप प्राण होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, अलप प्राण होते हैं। चलिए, तो ये आपने नोट कर लेना है। अब चलते हैं व्यंजन की ओर। अब चलते हैं व्यंजन की ओर। देखो, व्यंजन क्या होते हैं, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब हुआ, ये दूसरे पर निर्भर है, दूसरे पर निर्भर है। इन इनको जो है अन्य की सहायता की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है अन्य स्वरों की, स्वरों की क्या होती है, अन्य स्वरों की सहायता चाहिए, ऐसा लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। तो अन्य स्वर की सहायता से ही ये क्या बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, और उन्हें ही हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ समझना था आपको कि व्यंजन क्या होता है, क्योंकि आपके पेपर में ऐसा नहीं है कि थ्योरी से रिलेटेड कुछ ऐसा पूछा जाएगा, बल्कि ग्रामर में वही चीजें पूछी जाती हैं। आपने देखा होगा पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन होते क्या है। अब देखो, हर एक व्यंजन में ये इंपॉर्टेंट है कि अ की ध्वनि छिपी होती है। जैसे क है, तो क जब बोल रहे हैं तो क जमा अ आ रहा है। मान लो आप कहें फ, तो फ में क्या आ रहा है, फ जमा अ, अ की ध्वनि आ रही है साथ में। चाहे आप ग बोल लो, ग में भी क्या आ रहा है, लास्ट में अ आ रहा है। जब आप इसको बोलेंगे तो ट बोला तो ट में अ आया। तो हर एक व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, अ की ध्वनि छिपी रहती है। क्लियर है इतना। यस मैम। ठीक है। यस मैम। सब में क्या होता, अ छिपा होता, इसीलिए तो उसमें क्या है, सहायता की जरूरत पड़ रही है, किसकी, अ की। अ क्या था, स्वर था। ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि अ जो है वो क्या है, स्वर है, और हर उसमें जो है अ जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर देखें कि संख्या में कितने होते हैं व्यंजन आपके, तो संख्या में कितने हैं, 33 हैं मूल संख्या में, और कुल कितने हैं, 39।
33 क्यों हुए और 39 क्यों लिखे? तो कुछ ऐसे भी हैं जैसे आपके उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इस तरह से रहेंगे। ठीक है, तो मूल कितने हैं? 33 है। मतलब आपका मूल क्या हुआ? अभी देखते हैं एक एक करके, तो आपको समझ आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे तो लिखा नहीं है, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो, स्पर्श व्यंजन कौन से होंगे? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, मैम ये ऊष्म तो नहीं होगा? ऊष्म। ओह सॉरी, मैंने उष्ण नहीं, उष्ण नहीं होगा, उष्ण होगा। उष्ण का मतलब होता है जब आप साउंड निकालते हैं तो एक गर्म साउंड निकलती है, उसे कहते हैं उष्ण। जैसे आपने उष्ण अच्छा ठीक है कटिबंध ठीक पढ़ा है। होगा ना, हाँ जी हाँ पढ़ा जी, है यस मैम। ज्योग्राफी में। तो उष्ण क्या हाँ होता जी। है? गर्म। गरम, यस। हम्म, लिख लिया? यस मैम। मोनिका आपने? यस मैम। ओके, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं, पहले तो मैं यही बता देती हूँ, जो क ख ग वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वरों को छोड़ के बाकी जो है वो व्यंजन है। तो सबसे पहले स्पर्श की बात करें। स्पर्श को हम एक और नाम से जानते हैं, वर्गीय। इनको क्या दिया गया? वर्ग दिया गया, मतलब कैटेगरी टाइप दिया गया। जैसे ये है वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। याद रखना है कौन कौन से वर्ग होते हैं। कितने वर्ग है आपके? 5 हैं। कितने हैं? 5। देखो, 5 वर्ग हैं। हर वर्ग में कितने मतलब जो क्या कहते हैं, अल्फाबेट टाइप, यानी कि कितने व्यंजन आएंगे इसमें? 5 आएंगे हर में। ठीक है, तो 5 गुणा 5 कितने हो गए टोटल? 25। इसलिए इनकी संख्या कितनी है? 25 है। और इनका जब भी हम उच्चारण करते हैं, या तो इनकी साउंड कंठ से आएगी, आपके गले से आ रही है, तालु से आ रही है, मूर्धा से आ रही है, दंत से, ओष्ठ से। इससे इनकी क्या होती है? साउंड्स आती है, 5 चीजों से आती है। तो वो तो देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ से आते हैं। क वाला जो है वो कंठ आ जाएगा। च वाला जो है वो तालु से आती है उसकी साउंड। इसकी आती है मूर्धा से, ट वाले की। त वाले की आती है दंत से। प की आती है, वर्ग जो है उसकी आती है ओष्ठ से। तो ये 5 के 5 जो है आपको पता होने चाहिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। लिख लो इनको। लिख नोट किया? क वर्ग में कौन से आएंगे? क ख ग यस घ मैम। ण, च छ ज झ झ ण, ट ठ ड ड ण, त थ द द न, प फ ब भ म। तो ये आ गया आपके 25 स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है। मतलब जब भी हम इन्हें बोलेंगे तो कहीं ना कहीं स्पर्श होती है साउंड हमारी, चाहे कंठ से हो, तालु से हो, मूर्धा से हो, दंत से हो, या फिर ओष्ठ से हो, तो किसी ना किसी से क्या होगी? साउंड जो है वो स्पर्श होगी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? यस मैम। चलिए, सेकंड आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंत मतलब अंदर की ओर। ठीक है, अंदर। जिनकी जब आप साउंड जो रहती है ये उच्चारण करते हैं, उनको प्रोनाउंस करते हैं, तो जो श्वास है आपकी वो अंदर की ओर खींची जाए, उसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंदर की, अंदर की ओर, सॉरी, अंदर की ओर। ठीक है, तो इनका उच्चारण जीभ से, तालू से, दांत से, ओंठों, इन सबको जो है कहीं ना कहीं इन सब से ये टच करने से ये वर्ड हमारे निकलते हैं। या तो जीभ टच हो रही होगी इनको बोलते समय, या तालु, या दांत, या ओष्ठ। तालु समझ रहे हैं ना, जीभ के ऊपर का भाग जो होता है। ठीक है, जीभ को जब हम ऊपर अगर अपनी जीभ को मुंह अपने मुंह में, अगर आपका ऊपर का जो भाग है अपनी जीभ को मुंह के ऊपर की ओर करेंगे, मतलब आपके जो माउथ का अपर पार्ट है, ठीक है,
तो उसको आप कहते हैं तालु, वो वाला। और दांत तो पता ही है, ओंठ भी पता ही है आपको। ठीक है। लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप देखो चार हैं, कौन से, य जब आप बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, य बोल के देखिए, र, ल, ब, तो कुछ ना कुछ जो है इन चारों में से कुछ ना कुछ स्पर्श हो रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं हो रहा है। अर्ध स्वर कौन से हैं, य और व। अर्ध स्वर का मतलब क्या है कि ये पूर्ण रूप से स्वर नहीं है, सॉरी व्यंजन नहीं है, इसको अर्ध स्वर बोला है। अर्ध स्वर मतलब है, य कैसे बना है हमारा, ई जमा स्वर को मिलाने से बना है य, और उ प्लस स्वर को मिलाने से बना है ब। तो यहाँ य और ब जो है कुछ ना कुछ इनके साथ क्या मिले हैं, स्वर मिले हैं, तो इसे कहते हैं अर्ध स्वर। और ये जो ऊपर थे ये क्या है, वैसे तो ये काउंट होते हैं आपके अंत स्वर व्यंजन में, लेकिन इनमें भी क्या है, अर्ध स्वर है। तो कई बार आ सकता है पेपर में अर्ध स्वर कितने हैं, दो हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, देखो य की साउंड जो है, य जब आप बोल रहे हैं किससे, तालू से, किससे आ रही है इसकी साउंड, तालू से। र जब आप बोल रहे हैं, र की जो है देखो मूर्धा से भी आ रही है, दंत से भी आ रही है, दंत मूल से। फिर ल, ल की बात करें तो ल दंत से टकरा रही है आपकी जीभ। ब की बात करें तो ब दंत भी आ रहा है, ओष्ठ भी आ रहे हैं, इसलिए हम इसे दंतोष्ठ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, दंतोष्ठ, दंतोष्ट। क्लियर है इतना। यस मैम। यस मैम। तो ये वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो पीडीएफ में नहीं लिखी हैं। ठीक है, और ये जानना जरूरी है, क्योंकि हर चीज पीडीएफ में नहीं लिखी होती है। पीडीएफ में लिखी होती तो मैं पीडीएफ ही दे देती आपको, है ना, या एक ही किताब में लिखा होता तो एक किताब पढ़ लेते आप, हो जाता। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ नोट्स में ही मिलती हैं, जो नोट्स पढ़ते हैं हम खुद। चलिए लिख लिया ये। यस मैम। नेक्स्ट आता उष्ण व्यंजन। उष्ण, ठीक है, गर्मी पैदा करता हूं, ये मैंने पहले ने कहा ना, जब साउंड आप बोलेंगे तो साउंड थोड़ी मतलब गर्म टाइप की साउंड आएगी। तो कितने होते हैं, ये चार होते हैं, और बोलने में भी थोड़ा सा आपको जोर लगता है। श, स, स, ह, श, शलगम आपका, षटकोण, और स जो है कौन सा होता है ये, स स्लेट, और ह हल आपका। ये जो चार है, ठीक है, ये आपके क्या है, उष्ण व्यंजन है। इनकी साउंड, श की अगर बात करें, श जब बोल रहे हैं तो तालू से आ रही है, ये मैं लिखवा देती हूँ साथ में, ठीक है। और श जब बोलते हैं तो मूर्धा से, स जब बोलते हैं तो दंत से, ह जब आप बोल रहे हैं तो कंठ से। मैं जानती हूँ मैं थोड़ा डिटेल में करवा रही हूँ, डेप्थ में आपको, लेकिन ये जानना जरूरी है, पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जानना जरूरी है। चलिए लिख लिया उष्ण व्यंजन। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त तो कल हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे, आज है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक से मिलके बनना। तो दो व्यंजनों के वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो कितने होते हैं ये, चार। कौन कौन से हैं, क्ष, त्र, सॉरी इसको क्या कहते हैं, श्र ही बोलते होंगे शायद, और ज्ञ और त्र। तो कैसे बने हैं, किससे मिलके बने हैं, क्ष जो है वो कैसे बना है, क जमा श से। त्र जो बना है त जमा र से। देखो ये भी क्या है, व्यंजन है, और ये भी व्यंजन है, तो व्यंजन जमा व्यंजन। ज्ञ बना है ज जमा अण से, तो ये श्र बना है स जमा र से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे बनते हैं, कि ऐसा आप पेपर में ऐसा आ सकता है कि श्र बताओ ये कैसे मिल, किससे मिलके बना है ना। तो पेपर में आपको लिख दिया होगा ऐसे, श्र जो है इक्वल टू श जमा स, ऐसे आ जाएगा ऑप्शन में। फिर ऐसे जो है ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको जो है ऐसा ऑप्शन आ सकता है, फिर आपको जो है ऐसे ऑप्शन आ सकता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने पढ़ा होगा यहाँ पे तो आपको पता होगा कि कैसे मिलके बना है, नहीं तो फिर तो कुछ भी लगाए जाएंगे। तो ये है संयुक्त व्यंजन। क्लियर है संयुक्त व्यंजन। यस यस मैम। मैम। फिर आते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण
या इसे जो है देख लो क्या बोलते हैं इसको, है ना, अपनी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। तो द्विगुण मतलब यानी कि दो व्यंजनों के वर्णों के गुण पाए जाते हैं, जिसमें दो व्यंजन, कोई दो व्यंजन होंगे, उन दोनों के क्या पाए जाते हैं, उसमें गुण पाए जाते हैं, यानी कि दोनों की क्वालिटी पाई जाती है, उन्हें द्विगुण कहते हैं। द्वि मतलब दो और गुण मतलब पता ही है आपको क्वालिटी। इनकी संख्या दो होती है, ये है आप देख रहे हैं इनको, ण और ण जिसे आप कहते हैं। तो ये है द्विगुण व्यंजन, तो दो ही होते हैं, याद रह जाएंगे इजिली। अच्छा, अब तो यहाँ पे चलो पीडीएफ तो है ना, इसी में आपको समझा देती हूँ। हिंदी में वन कितने थे, क्या क्या पढ़ा हमने हिंदी में, वन कितने थे, 44, यही पढ़े। देवनागरी में बोलिए। 52। 52। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो देख लेते हैं ऐसा क्यों है। देखिए स्वर की अगर बात करें, स्वर हमने कितने बताए, 11। अयोगवाह कितने थे, बोलिए, अयोगवाह कितने थे, दो, दो थे ना। अंग और अण जो होते हैं वो अयोगवा होते हैं, जो बिना किसी योग के भी साथ रहते हैं, याद आ रहा है या नहीं। यस मैम। यस मैम। कितने हो गए टोटल, 11 + 2 13। फिर देखिए स्पर्श व्यंजन कितने हैं, अभी पढ़ाया, 5 × 5 25। 25। यस मैम। अंतस्थ व्यंजन, 4। यस 4। फिर थे आपके कौन कौन से थे फोर, ये य, र, ल, व। ईयर अबव। ठीक है, फिर है आपके उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन कितने थे, 4। 4। कौन कौन से थे, श श श श, ह श, स स ह और ह। ह। फिर थे संयुक्त व्यंजन, 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। कौन कौन 4। से, क्ष, श र, श्र र य य। और ज्ञ। य। फिर थे द्विगुण, तो ये 2। कितने थे, दो थे। 2। ठीक है, हाँ अण जी। और अण, ये। अब देखो कितने हो, 25 और 4, 29, 29 और 4, 32। 33। 33। 33 + 4, 30। 37। पहले यहाँ 33 लिख देती हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी। थर्टी 30। थ्री प्लस सिक्स कितने हो गए, 39। कितने हो गए टोटल, मैम 39। 39। 39 और 13 कितने होते हैं, 52। 52। 52। ठीक है, कितने हुए, 52 हो गए पूरे 52। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो देवनागरी में जो है ये सारे ही काउंट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। अदरवाइज अगर हम जो है 44 तक ही काउंट करते तो कहाँ तक होते, 33 और 13, नहीं सॉरी 33 और 13 नहीं होते, 44 तक अगर काउंट करते तो 11 और 33 काउंट करते। ठीक है, 11 आपके ये वाले स्वर आते, और व्यंजन कितने आते यहाँ पे हमारे पास, तो हम 33 ही काउंट करते, तो कितने हो जाते, 44। तो ये है हिंदी में, 44। और देवनागरी में समझ आ चुका होगा आपको कि कौन सी बात कर रही हूं मैं, क्लियर है इतना। यस मैम। चलो अब मैंने आपको प्राणत्व और घोषत्व वाला बता देती हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, होगी यहाँ जगह में भी, यस है ये। प्राणत्व देख लेते हैं। प्राणत्व की अगर मैं बात करूं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है वो होते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु निकलती है, तो दो तरह के होते हैं प्राणत्व। प्राणत्व की अगर बात करूं, प्राणत्व का मतलब होता है वायु संवेग, वायु संवेग के आधार पे, संवेग के आधार पर। तो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, कौन कौन से, अलप्राण, महाप्राण। यस, और महाप्राण। अलप्राण की अगर मैं बात करूं, अलप्राण कौन से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु
निकलती है। ठीक है, उसे कहते हैं अलप प्राण। और जिन वर्णों के, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक अधिक वायु निकलती है उसे कहते हैं महाप्राण। क्लियर है? कौन सा होता है वायु प्राण, वायु सॉरी क्या कह रही हूँ, अलप प्राण और महाप्राण। यस मैम। यस मैम। चलो अब देख लेते हैं अलप प्राण में। अगर देखें, अलप का मतलब है कम। ठीक है, अलप का मतलब है कम, और महा का मतलब था ज्यादा। तो अलप प्राण में कौन कौन से आएंगे, ध्यान रहे। अब यहाँ पे मेरे पास वो लिखे नहीं है ना, क ख लिखे होते तो मैं आपको बताती। देखो, पीछे में वापिस लेकर के जाते क ख वाले में। देखो, ये थे आपके। ठीक है, इन्हीं में देखेंगे हम अलप प्राण महाप्राण। तो जो फर्स्ट है एक, जो थर्ड है तीन, और जो फिफ्थ है, ये जो 5वां। फर्स्ट रो है, ठीक है, ये कौन, फर्स्ट रो, थर्ड रो और फिफ्थ रो, ये कौन से हैं, अलप प्राण है। क्या है ये, अलप प्राण। और जो आपकी बची सेकंड और फोर्थ, ये 4। कौन सी हुई, महाप्राण। बस इतना याद रखना, याद रहेगा। यस मैम। देखो, वर्णों में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, समझ रहे हो? ठीक है। यस और मैम। महाप्राण में सेकंड और फोर्थ, 4। और साथ में य, र, ल, य, ब, ब, ये प, अलप प्राण है। महाप्राण में श, 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 स, श, श श, और ह। ह। ठीक है, ये क्या है, आपके महाप्राण है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। अब बात आती है तारतव के आधार पे। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारी चीजें देखो नहीं दे रखी है इसमें, तारतव के तारतव के आधार पर। तारतव के आधार पर अगर बात करूं तो दो तरह के होते हैं। तारतव का मतलब क्या होता है, तारतव का मतलब है कंपन। मैम, हाँ जी, महाप्राण में ना षटकोण वाला श नहीं आएगा। मैंने कौन सा लिखा है, लिख आपने बाकी नहीं चार सब आएंगे उसमें, श, स, स, ह, मैम, चार दूसरा और आएंगे। चौथा आता है ना। दूसरा चौथा तो आता है, लेकिन ये हाँ एक्स्ट्रा जी। वाली चीजें हैं। ठीक है, वो अच्छा तो रो ठीक वाली है, है हाँ ना। जी। जैसे यहाँ पे मैंने य, र, ल, व लिखा ना, वैसे यहाँ पे महाप्राण पे यस ये मैम। चारों हाँ आते हैं। जी, हाँ जी। यस ठीक है। मैम। यस मैम। हाँ, चलो, तारतम्य का मतलब क्या होता है, कंपन। तो तारतम्य का मतलब है कंपन। कंपन मतलब जब आप किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, या फिर कहें कि स्वर का या व्यंजन का, तो क्या होता है आपके जो है उन शब्दों में कंपन महसूस होती है। ठीक है, उसे कहते हैं तारतव। तारतव का मतलब कंपन। तो ये दो तरह के होते हैं इसमें, सघोष। सघोष को हम घोष भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, घोष। घोष। और अघोष अघोष। दूसरा। ठीक है, तो घोष और अघोष क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, घोषत्व भी बोल देते हैं इनको। तो दो तरह के हैं, एक आपका हुआ घोष या सघोष, और दूसरा हुआ अघोष। अघोष। ठीक है, तो इन्हीं को थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। घोष वो होते हैं जब हम उच्चारण करते हैं जिन वर्णों के, लिख ही देती हो ना, जिन वर्णों के उच्चारण उच्चारण में कंपन पैदा होता है। ठीक है, उसे कहते हैं घोष या सघोष। और जिन जिन वर्णों के उच्चारण में
कंपन पैदा नहीं होता है उसे कहते हैं अघोष। अब वो कौन से हैं? तो तीसरा, चौथा और पांचवा, समझ रहे हो ना? तीसरा चौथा पांचवा कौन सा हुआ? तीसरा कौन यस सा हुआ? मैम। जैसे मैम। ग, गो हाँ। घोड़। और ण, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा। और अघोष में पहला और दूसरा। इसके अलावा और कौन से होते हैं? य, र, ल, ल ब व और ह। ह। ठीक है। और हमने एक चीज और बोली थी, समस्त स्वर। लिखा था ऊपर, लिखा था ना पहले मैंने, इसमें लिखवाया था, देखो ये लिखवाया था। हमने क्या बोला था? सभी जो है, अच्छा मैंने अलप्राण लिखवाया लिखवाया था, ये देखो घोष होते हैं, लिखवाया था सभी स्वर। यस मैम। हाँ, तो वही बात है। इसके बाद है अघोष। अघोष में एक और दो, और साथ में श, स स और ह स। श। ठीक है। तो या फिर एक और होता है, वो होता है अ के ऊपर इस तरह से चंद्र बिंदु हो, आ टाइप का करके। ठीक है। तो ये याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रहने चाहिए एटलीस्ट आपको। तो इस तरह से जो है ये सब चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वोवल्स, और व्यंजन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये भी आपको कॉन्सोनेंट। याद रहना चाहिए। ठीक है। यस मैम। तो ये था आपका पहली क्लास, जिसमें हमने जो है बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस की हैं। और अगर आपको ये स्वर व्यंजनों वाला खेल समझ आ गया, तो आपको संधि बहुत ही इजीली समझ आ जाएगी। तो इसलिए ये जो टॉपिक किया है हमने वर्णमाला 2 क्लासेस के अंदर, इसको कल तक आप रिवाइज करके आना, क्योंकि फिर हम अगली क्लास में संधि करेंगे। ठीक है। तो संधि तभी यस समझ मैम। आएगी जब आपको स्वर और व्यंजन अच्छे से आते होंगे। और जो संधि वाला टॉपिक है वो स्वर और व्यंजनों का ही खेल है। तो वहां पे इसीलिए मैं सेकंड पे जो है आपको संधि करवा रही हूँ, क्योंकि अभी हमने वर्णमाला किया है, स्वर व्यंजन पढ़े हैं, तो आपको इजिली समझ आ जाएगा वहां पे। ठीक है। यस मैम। तो अगला यस। टॉपिक हम करेंगे कल, संधि। तो आज जो है आप अच्छे से इन टॉपिक को रिवाइज कर लेना। यस मैम। ठीक है, क्लियर है? तो मैं कर दूं एंड क्लास को? यस मैम। यस मैम।